हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम देखेंगे आपका चैप्टर 3 सरकार क्या है। इसके पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 इसको कंप्लीट किया है। आज हम चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर का नाम है आपका सरकार क्या है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार क्या है। तो सरकार क्या है, प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए यानी डिसीजन लेने के लिए एवं काम करने के लिए एक सरकार की ज़रूरत होती है। क्योंकि बिना सरकार के अगर सोचें कुछ काम या कुछ डिसीजन लेना है या कुछ करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है, यानी ज़रूरत होती है। ओके, जैसे कोई खेल है, हम कोई खेल देख लेते हैं, कोई भी खेल हो, जैसे आप जिसको पसंद करते हैं, जो खेल है, खेल में आप डिसीजन ले रहे हैं या रूल्स बना रहे हैं, उसमें ज़रूरत पड़ती है। सेम वैसी सरकार है, सरकार भी हमारे देश के लिए सेम वैसे ही काम करती है। देश में इतने सारे लोग रहते हैं, यह एक क्या है, आपका संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार रूल्स बनाने, डिसीजन लेने, यानी ये सब क्या करती है, सरकार यह काम करती है। ओके, जैसे आप देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत हो या लोगों की सुरक्षा की ज़रूरत हो या उनका करना हो, संसाधनों का नियंत्रण हो, उनका जो संसाधन है संसाधनों का नियंत्रण रखना हो, ये क्या करती है, सरकार काम करती है। ओके, आगे हम देखेंगे सरकार के स्तर के बारे में। सरकार कितने स्तर पर कार्य करती है। तो सरकार अलग अलग स्तर पर कार्य करती है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में 3 स्तर पर काम करती है। इस चीज़ को ध्यान देना, कितना, तो 3 स्तर पर काम करती है। पहला आपका स्थानीय स्तर पर यानी पंचायत, और उसके बाद क्या आपका राज्य स्तर पर यानी स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय स्तर पर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यानी ये 3 स्तर पर काम करती है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, उसके बाद क्या आपका राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपका अपने गांव, शहर या मोहल्ले, इससे आ जाता है। और उसके बाद आपका जो राज्य स्तर का मतलब होता है, उसमें पूरे राज्य को ध्यान में रखें। जैसे आपका हरियाणा है, असम है, ये क्या करती है, सरकार पूरे राज्य में काम करती है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, राष्ट्रीय स्तर पर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सरकार कामों पर क्या करती है, नज़र रखती है। ठीक है, ये यानी 3 स्तर होता है आपका, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। इस चीज़ को ध्यान देना। अगर पूछा जाए तो सरकार कितने स्तर पर कार्यरत है, कार्य करती है, तो भारतीय लोकतंत्र में 3 स्तर पर काम करती है। फर्स्ट आपका स्थानीय स्तर, सेकंड आपका राज्य स्तर पर, और थर्ड आपका क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर। ओके, आगे देखते हैं इसमें आपका सरकार एवं कानून के बारे में। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें बताया गया है कि सरकार के पास पावर होता है, जाहिर सी बात है, पावर होता है कानून बनाने की तथा उस कानून को लोगों को मनवाने के लिए बाध्य करने तक की उनके पास शक्ति होती है। ठीक है, यानी जो हमारी सरकार है, उनके पास पावर होता है कि कानून बनाना है, वो कानून बनाती है। उसके बाद उस कानून को लोगों से मनवाने के लिए बाध्य करने की शक्ति भी उनके पास होती है। ओके, जैसे गाड़ी पर लाइसेंस है ना, वो ज़रूरी है, और लाइसेंस ना हो तो क्या होगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ओके, तो ये क्या है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है और उसको फॉलो भी करवाती है। ये जो रूल्स भी बनाती है आपके लिए अच्छे के लिए बनाती है। ओके, आगे इसमें एक ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी रूल्स बना दे, कानून बना दे, तो उसको हमको फॉलो करना ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर रीज़न ये है कि अगर कानून का ढंग से पालन ना होने पर हम न्यायालय पर भी जा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो कानून बनाती है, अगर वो कानून सही नहीं है, ठीक है, हमारे पक्ष में नहीं है, ठीक है, यानी सरकार जो कानून बनाए और बड़े स्तर पर लोगों को गलत लगे, तो उनके पक्ष में सही ना लगे, तो न्यायालय में जा सकते हैं इसके लिए। ओके, इसको हम न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने हैं। ओके, इतना भी है, ऐसे नहीं है ना कि गवर्नमेंट कुछ भी कानून बना दे। ये क्या है, हम इसको न्यायालय में भी चैलेंज कर सकते हैं अगर लोगों को, बड़े स्तर पर लोगों को यह कानून गलत लगे और ये हमारे हित में ना हो। ओके, आगे एक फैक्ट है, याद रखना, कानून के मामले में कोर्ट भी हस्तक्षेप करती है। इस चीज़ को ध्यान देना। आगे आपका है सरकार के प्रकार के बारे में देखेंगे।
सरकार के प्रकार। सरकार आपका दो प्रकार से है। फर्स्ट आपका क्या है, लोकतंत्र, और उसके बाद क्या है आपका राजतंत्र। ओके, क्या है आपका लोकतंत्र सरकार, उसके बाद क्या है आपका राजतंत्र। सबसे पहले हम लोकतंत्र के बारे में समझेंगे। लोकतंत्र में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अब वो एक प्रतिनिधि क्या करते हैं, सभी नेता को चुनते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा लोकतंत्र है उसमें कैसे होता है काम, पहले क्या करते हैं, लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। उसके बाद जो प्रतिनिधि हैं वे क्या करते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, और वो उसके बाद क्या करते हैं, फिर सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, सरकार का गठन करते हैं, फिर सरकार अपने जनता के प्रति जो सरकार निर्णय लेता है उसका जवाब दे भी होता है। यानी जो सरकार निर्णय लेगी हमारे लिए, यानी जनता के लिए, वो क्या होगी, सरकार उसके लिए भी जवाबदेह होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र आपका क्या है, जैसे आपका राजतंत्र में राजा के पास अधिकार होगा। ठीक है, राजतंत्र में क्या होता है, राजा के पास अधिकार होता है। इनके पास सलाहकार की समिति होती है, लेकिन सलाह सुनने के बाद भी अंतिम जो निर्णय होता है, जो अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, तो राजा के पास होती है। ओके, जो अंतिम निर्णय लेना है, जो लेने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है, तो या राजा के पास होती है। इस चीज़ को ध्यान देना। आगे हम इसमें लोकतंत्र सरकार के बारे में अच्छे से समझेंगे डिटेल में। तो ये देखते हैं क्या है, भारत क्या है आपका एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग अपना नेता, जो अपने नेता होते हैं, जो क्या करते हैं, स्वयं चुनते हैं। किस माध्यम से अगर चुनते हैं तो इसको समझें तो वोटिंग के माध्यम से। ठीक है, आप कैसे नेता को चुनते हो भाई, आप अपने नेता को चुनते हैं वोटिंग के माध्यम से ना। आप जब इलेक्शन होता है आप वोट देते हो। ठीक है, तो वोटिंग के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं। लोकतंत्र में लोगों का ही शासन है, जैसे आप खुद अपने मर्जी से अपने नेता को चुनते हैं, जो खुद को आप, जिसे आप पसंद करते हो। ठीक है, उनको आप क्या करते हो, चुनते हो। एक होता है आपका प्रतिनिधि, यानी लोग खुद भाग न लेकर अपने अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। चुनाव के बाद यह जो प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए क्या करता है, निर्णय लेता है। हम क्या करते हैं, अभी जो वोट देते हैं क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को रखते हैं। तो प्रतिनिधि को हम वोट देते हैं, और चुनाव जब जीतते हैं उसके बाद ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए क्या करता है, निर्णय लेता है। ठीक है, आज के ध्यान देना, आज का जो आधुनिक युग है, आज के आधुनिक युग में लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए आज का जो लोकतंत्र है आधुनिक युग में, इसे क्या बोला जाता है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ओके, लोकतांत्रिक सरकार को मापने का पैमाना बताया गया है कि एक समय था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं देती थी। ठीक है, उसमें क्या होता था, जो गरीब लोग थे, जो औरतें थीं, उनको वोट में यानी वोटिंग में भाग लेने का परमिशन नहीं था। शुरुआती दौर में सिर्फ जो पुरुष होते थे, पुरुषों को अधिकार होता था कि वोट दें, यानी सिर्फ पुरुष ही उनको वोट देने का अधिकार होता था। और उसमें भी ये था कि जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास संपत्ति हो, जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा हो, है ना, ये सब क्या हो अगर है, तो वो क्या करते थे, वही लोग उसमें वोट देते थे। यानी देखा जाए तो 15 से 20% लोग ही मिलकर क्या करते थे, सरकार का चुनाव करते थे। क्या कर चुनाव करते थे, फिर गठन करते थे, यानी ये क्या होते थे, 15 से 20% लोग मिलकर ही ये काम करते थे। उसमें न महिलाएं वोट देती थी, न गरीब लोग वोट देते थे, और नियम बनाते थे। उसके बाद फिर लोकतांत्रिक देश बोला जाता था। जाहिर सी बात है, यानी 15 से 20% लोग ही मिलकर क्या करते थे, सरकार का चुनाव करते थे, फिर गठन करते थे, उसके बाद नियम बनाते थे, और इसी को क्या बोला जाता था, लोकतांत्रिक देश बोला जाता था। बट अब ये चीज़ें बदल गई हैं, अब ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में लोकतांत्रिक देश को मापने का एक पैमाना कहा गया है। ठीक है, जैसे कोई भी सरकार है, एक पैमाना निर्धारित किया गया है कि कोई भी सरकार तब तक लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती जब तक वह सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। ठीक है, यानी जो जितने भी वयस्क अधिकार हैं, यानी जो हैं लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनको
वोट देने का अधिकार जब तक ना मिल पाए तो वो क्या होगा, लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। ओके, यानी 18 वर्ष से अधिक पुरुष हो या महिला, ये दोनों के लिए इक्वल है। ओके, और ये चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखा गया था आपका प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब सारे पुरुष युद्ध में थे तब महिलाओं को देखा गया कि महिलाएं पुरुष से कम काम नहीं करती थी। ठीक है, यानी जैसे पुरुष काम करते थे, जो पुरुष काम करने में सक्षम होते थे, महिलाएं भी क्या होती थी, वो काम करने के लिए सक्षम होती थी। तब महिलाओं को भी मोटिवेशन आया कि हम सारे काम पुरुषों के बराबर तो कर सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि उनको भी वोटिंग का अधिकार चाहिए था। तो इसलिए महिलाओं ने भी बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया और इस आंदोलन को भी एक महिला मताधिकार आंदोलन या सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। इसको क्या बोला जाता है, तो महिला मताधिकार आंदोलन या सफ्रेज मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। सफ्रेज का मतलब होता है आपका वोट देने का अधिकार। ठीक है, क्या है, वोट देने का अधिकार, यानी महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार हो। अगर वोट देने के अधिकार की बात की जाए, इसमें हमारा भारत काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो जो अमेरिका है, अमेरिका में आपका 1920 में औरतों को क्या हुआ, वोट डालने का अधिकार मिला, यानी जो महिलाएं हैं वोट दे सकती थी, कब, 1920 में, 19 से 20 से, ठीक है, सॉरी 1920 से, 1920 से। और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में कब मिला, तो इंग्लैंड में आपका 1928 यानी 1928 से महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इस मामले में आपका भारत बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, क्योंकि हर जगह चीज़ों को देखते रहा है और धीरे धीरे समझा है। ठीक है, तो क्या हुआ, आज़ादी के तुरंत बाद से ही वयस्क मताधिकार यानी सार्वभौमिक मताधिकार देने का ये रूल लागू किया, यानी यहाँ पर क्या हो, सबको वोट देने का अधिकार हो। ओके, वयस्क अधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार, ताकि इसमें क्या हो, सबको वोट देने का अधिकार हो। देखा जाए तो भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की भी मांग की कि सबको वोट देने का अधिकार हो। तो गांधी जी समेत कई नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और गांधी जी यंग इंडिया के संपादन थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, जो गांधी जी थे या यंग इंडिया जो पत्रिका थी, इसके क्या थे, संपादन करते थे। और उन्होंने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में इस बारे में लिखा था कि वोटिंग का अधिकार सबको होना चाहिए। ठीक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जब जितने भी वयस्क लोग हों, सभी को क्या हो, वोटिंग का अधिकार है। तो ये अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए कि या किस में लिखा गया था, तो गांधी जी यंग इंडिया के क्या थे, सबसे पहले याद रखना, संपादन करते थे। और वे 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में इसके बारे में लिखा, क्या था, कि वोटिंग का अधिकार सबको होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ओके, आगे हम देखेंगे चैप्टर 4 आपका। आज आपका ये चैप्टर 3 था जो कि कंप्लीट हुआ। आपको जो डाउट होगा आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।